Assalamualaikum dear students, welcome to the 12th lecture of MDCAT Chemistry। बेटा आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और MCAT को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स के बारे में। जब मैंने गैसेस का चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स तीनों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो गैसेस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट हमने पढ़े थे। आज ये हैं बेटा लिक्विड्स के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। मोर और लेस सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस। फर्स्ट लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन टच ईच अदर, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल इतना क्लोज होते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर सकते। नंबर 2, द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ लिक्विड आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, यानी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, बट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू क्लोज पैकिंग टुगेदर। बट अगर आप देखें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास लिक्विड्स के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है और वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेटरी मोशन नहीं होती, क्योंकि बेटा रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल को फ्री होना चाहिए। तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाते, उनकी क्लोज पैकिंग की वजह से वो रोटेट नहीं कर पाते। दिस मीन्स that the motion of liquid molecules is restricted. Done. Next, the attractive forces between liquid molecules are greater than those among gas molecules. ये रियल गैसेस की बात कर रहा है बेटा कि रियल गैसेस की निस्बत, क्योंकि आपके पास आइडियल गैसेस में तो होती ही नहीं है, रियल गैसेस की निस्बत लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं वो ज्यादा होती हैं। However, these attractive forces are not sufficient to hold molecules in fixed positions. बेटा वही बात है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि मॉलिक्यूल को एक ही जगह होल्ड करके रखें। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स को अट्रैक्टिव फोर्सेस एक जगह होल्ड करके रखती हैं और उसकी वजह से जो आपके पास सॉलिड होता है उसकी एक प्रॉपर शेप डेवलप होती है। लिक्विड की शेप इसलिए कोई नहीं होती क्योंकि बेटा उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को या जिन पार्टिकल से लिक्विड मिलकर बन रहा है उन पार्टिकल्स को स्ट्रांगली पकड़ कर रख सके। दस द मॉलिक्यूल कैन स्लाइड ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर इस वजह से स्लाइड कर सकते हैं यानी फ्लो कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने गैसेस के अंदर भी पढ़ा था बेटा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगेन यहाँ पे भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की और यहाँ पर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन वाला है। तो अगर कोई एमसीक्यूज पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वहां पे ये पूछा जा सकता है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या सिर्फ ऐसे पूछेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा कौन सी स्टेटमेंट पिक करनी है? तो आपने ऐसी स्टेटमेंट पिक करनी है जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला दोनों बेटा ये वर्ड्स मौजूद हो। डन। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कब कांस्टेंट होता है बेटा लिक्विड के अंदर? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड। बेटा जब वेपर्स बनते हैं, आप नॉर्मली आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जब भी वेपर्स बनते हैं यहाँ से सरफेस से निकलते हैं तो पीछे क्या होता है, कूलिंग कॉज होती है और इसका टेम्परेचर लिक्विड का डिक्रीज हो जाता है। तो ये उस वक्त की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर। कब की बात कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट पर, जब बॉइलिंग होके एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेटा वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया? यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो लिक्विड का, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इस
जो पीछे लिक्विड मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, इनकी अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें और ऊपर जो वेपर्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें बेटा, तो ये कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हों। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड। इसकी वजह यह है क्योंकि बेटा जितनी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड ने लिक्विड स्टेट में लेनी थी वो मैक्सिमम ले चुका है। अब ना काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है ना टेम्परेचर बढ़ना है, जितनी भी आप हीट देंगे वो हीट यूटिलाइज होनी है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी बेटा, लिक्विड की और ऊपर बेटा जो गैस है उसकी बराबर होगी, प्रोवाइडेड विद द कंडीशन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। राइट, चलो नेक्स्ट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की बेटा, ये तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी है डिफियन। डिफियन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं विद कंटिन्यूअस कोलिजन, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड करके, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, यानी डिफियन के एंड पे आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता। क्लियर हो गया। डिफियन कोई भी मॉलिक्यूल शो करे उसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली चीज कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में, मैंने अभी भी बताया बेटा, क्या होनी चाहिए, कोलियंस होनी चाहिए, द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। एंड नंबर टू, मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होनी चाहिए। लिक्विड इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर लिक्विड विल शो द प्रोसेस ऑफ डिफियन। पहली चीज। दूसरी बात, लेकिन क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है लिक्विड मॉलिक्यूल में एज कंपेयर टू गैस, और इस वजह से कोलिजन्स भी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती जितनी गैसेस में होती थी, लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिफियन इज लो। डन, डिफियन होती तो है बट रेट ऑफ डिफियन इज लो, गैसेस की निस्बत रेट ऑफ डिफियन कम होता है। डन। इसकी एक बस एग्जांपल है बेटा कि आपके पास इंक है, इंक को अगर आप एक वाटर में डालें तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे वाटर के कप के अंदर, ये जिस चीज के अंदर आप डालेंगे, वाटर कप के अंदर लें, ग्लास के अंदर, उसमें इंक डालें तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाएगी। इट मीन्स दैट द इंक हैज डिफ्यूज्ड इन द वाटर, डिफ्यूज होके वाटर के अंदर चली गई है। एट द सेम टाइम आप एक परफ्यूम लें जो एक गैस है, उसको कमरे के एक एंड पे स्प्रे करें तो आप देखेंगे कि वो पूरे कमरे में जल्दी फैल जाएगी, बिकॉज क्योंकि गैस के अंदर रेट ऑफ डिफियन ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर रेट ऑफ डिफियन कम होता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंप्रेशन की। कंप्रेशन करते हैं कि जब किसी भी लिक्विड को या किसी भी चीज को, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस को, उसको हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो वॉल्यूम के अंदर क्या इफेक्ट शो करता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है या नहीं होता, इस चीज को बोलते हैं कंप्रेशन। बेटा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम शो नहीं करते विद इंक्रीज इन प्रेशर, लेकिन हाँ कंप्रेशन शो जरूर करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें गैस को, आपके पास एक गैस है, आप इसका 1 atm से 2 atm पे प्रेशर लेके जाते हैं, यानी प्रेशर डबल करते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा उसका वो 50% कम हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड की बात करें तो जब आप 1 atm से 2 atm पे लेके जाएंगे तो वॉल्यूम के अंदर जो डिक्रीज आएगी वो 0.0045% आएगी। इसका मतलब है ये 1% डिक्रीज भी नहीं है, ये 0.1% डिक्रीज भी नहीं है, ये 0.01% डिक्रीज भी नहीं है, बहुत कम है। क्लियर हो गया। बट डिक्रीज शो होती है, लिक्विड शो कंप्रेशन, लिक्विड्स कंप्रेशन शो करते हैं बट कंप्रेशन बहुत कम होती है। इसकी वजह सिंपल सी है बेटा कि लिक्विड्स के बीच में गैप्स या स्पेसेस गैसेस की निस्बत बहुत कम होती हैं। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और हम कहते हैं कि आइडियल गैसेस में इतने दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, उनके साइज से 4 गुना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होता है। लेकिन लिक्विड्स में मैंने अभी बताया कि लिक्विड्स एक दूसरे को टच कर सकते हैं, पर इतना ज्यादा गैप कम हो जाने की वजह से
हमारे पास जो कंप्रेशन होगी वो भी कम होगी। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। बेटा कंप्रेशन का अपोजिट, कि जब आप किसी भी चीज को हीट करें तो वो कितना आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम शो करेगी, इस चीज को कहेंगे एक्सपेंशन। यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर था कंप्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बेटा, ये होगी एक्सपेंशन। जब लिक्विड्स को भी हीट किया जाए तो वो एक्सपेंड करते, सीधी सी बात है बेटा। लिक्विड्स को अगर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेंगे, बट ये एक्सपेंशन गैसेस की निस्बत कम होगी। डन। गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती हैं। हम कहते हैं ना वॉल्यूम इज डायरेक्ट, गैस के केस में चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इतनी ज्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते, हाँ लिटिल बिट एक्सपेंशन शो करते। एंड वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड इन दिस केस इज मरकरी। बेटा मरकरी क्या करता है, हम मरकरी के को एक छोटे से बल्ब में लेते हैं, उसके साथ एक कैपिलरी ट्यूब लगा लेते हैं, और जब हम 1 डिग्री C टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज इन एक्सपेंशन शो करता है, काफी ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग मरकरी थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि आपके पास जितने जो मरकरी होता है वो विद 1 डिग्री C इंक्रीज या 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन शो करता है इन वॉल्यूम। डन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बात की भी है बेटा पीछे कि लिक्विड्स के अंदर जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है और वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लिक्विड के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल, और दूसरी वाइब्रेटरी मोशन होगी ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो लिक्विड्स के पास ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन भी शो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हाँ स्पेसिस होती हैं बट लेस स्पेसिस एज कंपेयर टू लिक्विड्स, सॉरी एज कंपेयर टू गैसेस। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल में लिक्विड्स हैव लेस स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के निस्बत बेटा जो इनके पास स्पेसिस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होती हैं बेटा, कम होती हैं। सॉलिड्स की निस्बत ऑब्वियसली ज्यादा होती हैं, लेकिन बेटा लिक्विड के बीच में स्पेसिंग इतनी ही होती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर। डन। चलो जी नेक्स्ट, ये थे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में एक डिफरेंस। पहली चीज बेटा, इंटर का लफ्जी मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का लफ्जी मतलब होता है विद इन। मैंने पहली बात में ही लिख दी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स उनको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल्स उनको क्या कहेंगे बेटा, विद इन कहें तो बेटा इंट्रा, बिटवीन कहें तो हम इंटर। डन। अब यहां पे थोड़ी सी बात है बेटा, बड़े गौर से सुनिएगा इस चीज को, ये जो मैं अगली बात कहने वाला हूं। मेरे पास यहाँ पे एक HCl है, लेट्स सो, ये एक दूसरा HCl है, ये एक तीसरा HCl है। अगर मैं गौर से देखूं बेटा तो इन पर H पे Cl पे डेल्टा माइनस H पे डेल्टा प्लस, मुझे पता है ऐसा ही होता है और मैं पुट कर देता हूं। अब बेटा यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे, और ये जो इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इनको H और Cl के बीच में इनको क्या कहेंगे, ये जिनको मैंने रेड से इंडिकेट किया है इन एरो, उनको क्या कहेंगे बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो दरमियान में डॉटेड लाइन रेड से शो की है डेट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेटा गौर से देखें इस चीज को, इमेजिन करें कि दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल। तो अगर देखें बेटा मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि ये वाली है, जैसे कि ये 2 वाली है, जैसे ये 3 वाली है, तो इनको मैं क्या कहूंगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता हूं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस
सेम मालिक्यूल, एक ही मालिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मालिक्यूल। लेकिन इंटरमालिक्यूलर के फोर्सेस में देखूं तो बेटा ये क्लोरीन एटम एक मालिक्यूल का, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मालिक्यूल का, मैं कह सकता हूं बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स। और यही बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट मालिक्यूल्स के बीच में होती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स। डन। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को देखें बेटा तो ये रिलेटिवली वीक फोर्सेस होती हैं और इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम देखें तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ये डिसाइड करती है कि ये स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमिन्ड बाय इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। जबकि कोई चीज कोवेलेंट है, आयनिक है, डेटिव है, मेटेलिक है, ये चीज डिसाइड करेंगे बेटा इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस। यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस कौन डिसाइड करेगा, इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस को कौन डिटरमिन करेगा, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं, जबकि इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। डन। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डेंसिटी, इन चीजों को क्या करेंगी बेटा, अफेक्ट करेंगी आपके पास इंटरमालिक्यूलर फोर्स। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल रिएक्शंस, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो चीजें होती हैं ये इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, ये बॉन्ड्स के थ्रू होती। नेक्स्ट बेटा जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है उनका कोई कंसर्न नहीं होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो नहीं बनती। लेकिन इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड ये बेटा डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके। नेक्स्ट जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके लिए थर्मोडायनामिक वैल्यू कम होती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू कम होती है, और जो इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके लिए बेटा डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है। डेल्टा एच का क्या मतलब है बेटा, डेल्टा एच का मतलब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के केस में हो सकता है डेल्टा एच नॉट एस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सिमिलरली स्टैंडर्ड हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, ये चीजें जो हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को डिटरमिन करती हैं, मेजर करती हैं। जबकि अगर हम इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो इनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, स्ट्रेंथ कम। डन। नेक्स्ट कौन कौन सी हैं जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बेटा, डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको कहेंगे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन मालिक्यूल्स और बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, ये बेटा आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं और ये हैं आपके पास इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, या फिर ये मौजूद होते हैं बेटा किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल्स, विद इन डिफरेंट मालिक्यूल्स, या फिर एटम्स ऑफ सेम मालिक्यूल के बीच में मौजूद। डन। चलो जी नेक्स्ट द फर्स्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्स, डाइपोल फोर्सेस। बेटा सबसे पहले टर्म को समझें, डाइपोल, डाई मीन टू एंड पोल मीन कॉर्नर्स, टू कॉर्नर्स, दो किनारे। कैसे, क्या मतलब बेटा, इधर देखें, लेट से ये मेरे पास एक HCl है, HCl का जो बॉन्ड बना था बेटा, अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का था, एक क्लोरीन एटम का था। अब बेटा इन दोनों एटम्स की एक एबिलिटी है, ये हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, क्लोरीन एटम्स अपनी तरफ खींचता है। यानी इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यूं समझ लें एक टग ऑफ वॉर का मैच हो रहा है, रस्साकशी का मैच हो रहा है। अब बेटा होता क्या है इस मैच के दौरान कि हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, क्लोरीन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और इस स्ट्रेंथ का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शेयर्ड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हर एटम अपनी तरफ खींचे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं
ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, हाइड्रोजन से दूर और क्लोरीन के करीब। कोवेलेंट बॉन्ड की जो लाइन है बॉन्ड एक्सिस पर, ये क्लोरीन के ज्यादा करीब होंगे। इट मींस क्लोरीन है समहाउ गेन्ड इलेक्ट्रॉन, समहाउ, पूरा तो गेन नहीं किया, तो इसलिए इस पर आता है डेल्टा नेगेटिव। और हाइड्रोजन ने समहाउ लूज किया है, तो इस पर आता है डेल्टा पॉजिटिव। अब इसका मतलब है हमारे पास दो कार्नर्स बन गए, एक पॉजिटिव एंड वाला और एक नेगेटिव एंड वाला। इसको वन पोल क्या मतलब हो गया बेटा, दो पोल हो गए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाईपोल। ये है आपके पास एक डाईपोल, ये है आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। और ये डाईपोल या पोलर मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, ये उनके बीच में मौजूद होती। तो बेटा मैंने पहली लाइन में लिखा है प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये बेटा गलत लिखा हुआ है, सॉरी। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे लिखना है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होगी तो नॉन पोलर हो जाएंगे। ओके, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब यह है कि जिनके अंदर म्यू या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो ना हो, नॉन जीरो वैल्यू। नेक्स्ट, जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, these forces are 1% as effective as covalent bond। मतलब इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, जितनी, अगर एक मैं आपको कहूं कि एक तरफ मैं एक तरफ 99 में लगाऊं क्या बेटा, आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और एक तरफ लगाऊं बेटा आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी। इट मीन्स दैट the covalent bond is 99% more stronger than dipole dipole force। इसकी इफेक्टिवनेस 1% होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 4 to 10 किलो जूल पर मोल होती है जब एक डाइपोल डाइपोल फोर्स बनती है। इसके मुकाबले में अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की पूछें तो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट होती है, तो अप्रोक्सीमेटली होती है बेटा 155 किलो जूल पर मोल, ये कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। तो 155 कहां और 4 to 10 कहां, तो मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, इन एग्जांपल्स को अगर और से देखें, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसलिए मैं ये इरेज कर देता हूँ। ये लो, बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स, तो लो जी ये मेरे पास एक HCl है, अभी हमने ड्रॉ किया भी था, ये दूसरा HCl है, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ट होंगी, ये भी एक डाइपोल है बेटा, ये भी एक डाइपोल है, तो इसको क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डन। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दीज आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट दूसरी है बेटा बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CHCl3, ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म। बेटा देखो क्लोरीन तीनों के तीनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो इन पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये हाइड्रोजन से खींच लेगा, तो एज ए रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। अब बेटा यहाँ पे गौर से देखें कि इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, इनको क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डन। नेक्स्ट इसी तरह बाकी एग्जांपल हैं बेटा, HBr में होती हैं, HI में होती हैं, H2S में होती हैं, PH3SO2, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के अंदर बेटा क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इन सब मॉलिक्यूल्स में एक पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है, एक पार्शियल नेगेटिव एंड होता है, ये सारे डाइपोल्स होते हैं। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट होगा, एंड दिस अट्रैक्शन, दिस स्टैटिक अट्रैक्शन, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टर्म्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को? सबसे पहला है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा इतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, इतनी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होगी,
और इतनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है, गौर से देखें। मेरे पास यहाँ पे एक है HCl, एक है HBr और एक है HI। अब बेटा Cl, फिर नीचे जाएं तो ग्रुप में Br और फिर I। इसका मतलब है नीचे जाते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होगा हाइड्रोजन के साथ तीनों का। इसका मतलब है जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहाँ पे मौजूद है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इन सब में सबसे ज्यादा HCl में स्ट्रॉन्गर होंगी, फिर HBr में स्ट्रॉन्गर होंगी और सबसे कम स्ट्रॉन्गर होंगी इन तीनों में HI में। डन। चलो जी, नेक्स्ट है इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस, मालिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस। एक मालिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो बेटा इन दो के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी जो करीब है, जो ये दूर हैं इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, कम। तो बेटा इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। डन। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी हुई है बेटा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि HF, HCl, HBr और HI ये चारों थे। मैंने HF जानबूझ के मिस कर दिया था। HF, HCl, HBr और HI। यहाँ पे बात पूछी हुई है HF। वो कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन HFR। तो HF में तो आप सबको पता है बेटा कि कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। आप सबके जहन में एक ही चीज आ रहा होगा, ऑप्शन अल्फा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया। अब बेटा सुनना गौर से, ये है मेरे पास HF, मैं इसी को ले लेता हूं आपकी आसानी के लिए। ये दूसरा HF, ये तीसरा HF। सबसे पहली चीज के यहाँ पे ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं इसको आप कहते हो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव के लॉन पेयर और डेल्टा पॉजिटिव के हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तो ये हो गई, एक तो हो गई बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरी हो गई बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों तो प्रूफ भी हो गई ना, क्योंकि ये क्लियर है। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फ्लोरीन एटम की अट्रैक्शन विद द हाइड्रोजन एटम, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। फिर तीसरी चीज बेटा, अगर किसी वक्त के लिए ये डाइपोल पोल बन जाए, ये पूरा मालिक्यूल ये F पोल बन जाए, तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल भी फोर्सेस भी क्रिएट होंगी। इसका मतलब है इसके अंदर तीसरी फोर्सेस लंदन फोर्सेस भी होती हैं। डन। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब बेटा आप, मुझे पता आप लोगों को ये बात बड़ी हजम नहीं हुई, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि आप लोगों को आज तक शायद ही किसी ने बताई है। अगर गौर से देखें बेटा नीचे, यहाँ पे मैं HCl, HBr और HI की बात करता हूँ। HF को निकाल देते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर बेटा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपके जहन में एक बात बैठी हुई है, तो डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब है कि मेल्ट इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के अलावा इनके अंदर कुछ और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। क्योंकि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो रहे होते फिर तो समझ आती कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही, लेकिन चूंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसका मतलब है कि हम अपनी जो बात है उसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो तो उसको कंट्राडिक्ट कर रही है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा बढ़ रहे हैं। इट मीन्स देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन that are present alongside the dipole dipole forces of attraction, वो इनके साथ मौजूद हैं, and these forces of attraction are London dispersion forces। बड़ा एक सिंपल सी बात याद रखें, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर
दुनिया में कोई भी मालिक्यूल है, लंदन फोर्सेस लाजमी हो। डन। दूसरी बात, अगर एक पोलर मालिक्यूल है तो उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होंगी, लंदन फोर्सेस भी होंगी। एक ऐसा मालिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेट से वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होंगी, उसके अंदर लंदन फोर्सेस भी। डन। हाँ, अब ये बात आप कह सकते हैं कि इन मालिक्यूल्स में डोमिनेंट फोर्सेस कौन सी है, दूसरे एमसीक्यूज पे देखें, जैसे कि डोमिनेंट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इन HCl आर। अब मैं कह सकता हूं हाँ, HCl में जितनी भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, डेट इज समथिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फोर्सेस सारी हैं, डोमिनेंट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बेटा अगेन एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा ये उल्टा लिख लिया, अगेन पोलर वो होंगे जिनके लिए म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी, और नॉन पोलर वो होंगे जिनके लिए म्यू की वैल्यू जीरो होगी। तो बेटा एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इनको हम नाम देते हैं बेटा डिबाए फोर्सेस। लेट से बेटा मैं यहां पे ले लेता हूं एक डाइपोल ले लेता हूं, लेट से ये एक परमानेंट डाइपोल है HCl। ये परमानेंट डाइपोल है बेटा, इसके ये पहले से डाइपोल था नेचर में। इसके पास कोई एक एटम आया लेट से आर्गान का, आर्गान के अंदर बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेटा और सेंटर में न्यूक्लियस है। जैसे ये इसके करीब आएगा ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा HCl, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल होके उधर चला जाएगा यहां पे, और न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ये तो था आपके पास बेटा परमानेंट डाइपोल। ये जो डाइपोल बना है डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये किस वजह से बना, इस परमानेंट डाइपोल की वजह से इस मालिक्यूल के अंदर, नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो ऐसे डाइपोल को बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल। डन। सो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड होंगी उनको बोलते हैं डिबाए फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डन। यानी इस केस में एक मालिक्यूल पोलर, एक मालिक्यूल नॉन पोलर होगा। यानी यहां पे देखें मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, एक कोई नोबल गैस उठा लें और वाटर मालिक्यूल वाटर पोलर है, नोबल गैस इज नॉन पोलर। between O2 and water, O2 non-polar, water polar. Between N2 and water, N2 non-polar है यहाँ पे अगेन। Between halogen molecules, F2Cl2 non-polar, water polar. Between alkanes and water, alkanes and water का मतलब आप पेट्रोल को पानी में डालो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं बेटा। लेकिन एट द सरफेस जहां पे वाटर और पेट्रोल आपस में हल्के से थोड़े से डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, कुछ इमल्सिफाइड पोर्शन वगैरह, तो वो होगा किस वजह से बेटा, बिकॉज ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस एट द कांटेक्ट लेयर। डन। नेक्स्ट, बिटवीन हेलोजेंस एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। हेलोजेंस के मॉलिक्यूल का क्या मतलब है बेटा, X2 F2Cl2, और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX कोई भी हो, HF HCl। तो इनके बीच में भी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी दैट आर कौन सी होंगी बेटा, एक ये वाला डाइपोल है, ये वाला क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो डिबाई फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डन। अब बेटा इसके अंदर दो पार्ट हैं, अगर गौर से आप देखें तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, दो। एक है आपके पास पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, और दूसरा है आपके पास पोलर पार्ट। तो कब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये वाली स्ट्रांग होंगी, कब वीक होंगी। नॉन पोलर पार्ट कैसा होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी। पहली चीज नॉन पोलर पार्ट में कि उसका साइज जितना ज्यादा होगा इतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। इसका मतलब क्या है बेटा, गौर से देखें कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल और नियॉन के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर और आर्गान के बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है।
यहाँ पे नीचे आते हुए साइज ऑफ एटम बढ़ता है, तो आर्गन और वाटर के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, नियॉन और वाटर के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। डन। चलो जी नेक्स्ट, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वही वाली बात है बेटा, जितना साइज ज्यादा इतना डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा, इतनी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, DIDF। नेक्स्ट है बेटा पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी का मतलब भी साइज पे डिपेंड करती है, साइज बढ़ता है तो एबिलिटी टू गेट पोलराइज बढ़ जाती है, एबिलिटी टू फॉर्म इंड्यूस डाइपोल बढ़ जाती है बेटा। तो इस वजह से आपके पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा एटॉमिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एटॉमिसिटी कहते हैं बेटा नंबर ऑफ एटम। जैसे कि यहाँ पे गौर से देखें, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास वाटर और मीथेन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, या वाटर और इथेन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा यहाँ से वाटर तो सेम है, लेकिन यहाँ से इधर आते हुए नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, तो वाटर और इथेन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, वाटर और मीथेन में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। यानी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बढ़ जाती। डन। नेक्स्ट है बेटा पोलर पार्ट को देख ले। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलर पार्ट में बढ़ेगा बिटवीन बॉन्डेड एटम, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इधर अगर देखें तो हाइड्रोजन और हेलोजन में, यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में, वैसे वैसे पोलैरिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आसानी से इंड्यूस डाइपोल बना पाएगा। डन। और फिर उसको अट्रैक्ट भी ज्यादा स्ट्रांगली करेगा। क्लियर? चले जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस को देखें तो बेटा इनके लिए एक तो होना चाहिए बिटवीन आयन और दूसरा होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल। यानी कोई कैटायन हो या एनायन हो, कोई एक हो और एक पोलर मॉलिक्यूल हो। लेट्स से एग्जांपल दी हुई है बेटा, कोई एक कैटायन है और वाटर है, कोई एक एनाइन है या वाटर है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, यहाँ पे देखो कैटायन है Na पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड कर लें ऐसे, वो जो आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस पढ़े थे। तो ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होंगे ये वाले, यहाँ पे इधर इधर और इधर, इन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस को बोलेंगे बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस। ये कैटायन के साथ थे। इसी तरह बेटा एनाइन के साथ भी हो सकते हैं। लेट्स से अवर एनाइन इज Cl-, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्ट करेंगे तो बेटा अब चूंकि क्लोराइड का नेगेटिव है तो वाटर अपना पॉजिटिव एंड पास लाएगा। 1 2 3 4, ये लो जी, अब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड होंगे। अब दोनों हाइड्रोजन अट्रैक्टिव फोर्स बिल्ड करेंगे हर एक वाटर के। तो ये बेटा आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड हो रही हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या बोलेंगे बेटा? आयन डाइपोल फोर्सेस। चाहे वो एक एनाइन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो, एक कैटायन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच। क्लियर हो गया? ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस। और अभी मैंने बता भी दिया, इसी की वजह से NaCl पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड, ये नीचे लिखा है द फोर्सेस एक्सप्लेन solubility of ionic compounds in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर जो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं वो इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के नाम पर बनने वाली इन फोर्सेस का नाम है आयन डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट बेटा ये सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब बेटा ये बॉन्ड बनता है, ये आयन डाइपोल फोर्स, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अगर वाटर है तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, बाकी कोई सॉल्वेंट है या कोई भी सॉल्वेंट है इंक्लूडिंग वाटर तो उसको सॉल्वेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो बेटा इसको भी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन डाइपोल फोर्सेस। तो आयन डाइपोल फोर्सेस में भी अगेन दो चीजें हैं, एक है आपके पास आयन, दूसरा है आपके पास पोलर मॉलिक्यूल। तो बारी बारी देखते हैं जी। जितना जो आपके पास, पहले आयन को देखें बेटा, जितनी चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन ज्यादा होगी इतनी इंड्यूस डाइपोल आयन डाइपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी होता है बेटा चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी चार्ज ज्यादा होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चार्ज के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर चार्ज कांस्टेंट है
तो वॉल्यूम के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम, वॉल्यूम के कम होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी साइज छोटा हो, साइज ऑफ एटम क्या हो, छोटा हो, और उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो, तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेस क्रिएट करेगा। लेट्स इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ पे मेरे पास तीन है, एक है Na+, एक है बेटा Mg+2 और एक है Al+3। अगर मैं देखूं सबसे पहले तो चार्ज की बात करो बेटा, यहाँ पे है +1, इधर है +2 और इधर है +3। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, आपके पास चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मैं साइज की बात करूं तो सबसे बड़ा है Na+ और सबसे छोटा है Al+3, यानी जो छोटा है वॉल्यूम अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो दोनों चीजों से ये प्रूव हो रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन Al+3 बनाएगा, फिर Mg+2 और सबसे वीक इन तीनों में Na+ बनाएगा। डन। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर्स फॉर पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के लिए अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा इतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी और इतनी आयन डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी अगर मैं कहूं कि Na+ और H2O है और Na+ और H2S है, बताएं कहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी। तो बेटा ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, नीचे वाले केस में सल्फर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो मैं कह सकता हूं कि सोडियम और वाटर के बीच में, यानी Na+ और H2O के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी या फोर्सेज ऑफ आयन डाइपोल जो फोर्सेज होंगी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी एज कंपेयर टू Na+ एंड H2S। डन। नेक्स्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अगर देखें बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। बेटा इधर गौर से देखें, यहां पे एक और बात भी पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं बेटा। प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बेटा ये मैंने व्हाइट में किया हुआ है, सर्कल डाला हुआ है, बट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने पीछे बताया वाटर में होती हैं, HF में होती हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल में जो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो सारे मॉलिक्यूल्स में है ना बेटा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट यहां पे देख लें बेटा एक छोटी सी चीज। ये भी मेरे पास एक नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। लेट्स से ये A है, ये B है, ये दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कहता हूं कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ए के अंदर कोई पोल क्रिएट हो जाता है, इसका साइज बड़ा होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसा पोल क्रिएट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे चला जाता है और न्यूक्लियस एक साइड पे। सो दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस बी के अंदर डाइपोल इंड्यूस कर सकता है, जैसे कि एक परमानेंट डाइपोल एक नॉन पोलर के अंदर डाइपोल इंड्यूस करता था। तो बेटा ये बी भी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ बना देगा। फिर बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ट होंगी, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बेटा इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। यानी ये वाला था इंस्टेंटेनियस डाइपोल और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने क्या बनाया बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रिट्ज लंदन ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डन। नेक्स्ट अभी बात की है बेटा कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती हैं। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसके अंदर हो सकता है कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, लेकिन बेटा उसके अंदर लाजमी है कि आपके पास क्या होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं। डन। क्यों,
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इस वजह से होंगी कि उसके अंदर जो भी एटम है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना देगा, वो किसी साथ वाले में डाइपोल इंड्यूस कर देगा, और वो इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर। डन बेटा, ये बड़ी मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक मोमेंट पे बनती हैं, अगले पे टूट जाती हैं। वही अगली बात, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बनती हैं टूटती हैं, टेम्परेरी होती हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं, कम डिस्टेंस पर बनती हैं, ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं बन सकती। डन। तो ये एक लम्हे पे बनती हैं, दूसरे पे टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल है बेटा दोनों नॉन पोलर, एक भी हेलोजन दूसरा भी हेलोजन, दो हेलोजन्स के बीच में, एक नोबल गैस दूसरी नोबल गैस, दो नोबल गैसेस के मालिक्यूल्स के बीच में, दो O2 मालिक्यूल्स के बीच में, दो N2 के बीच में, दो CO2 के बीच में, यानी ऐसे तमाम मालिक्यूल्स जिनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है, जो नॉन पोलर हैं, उनके अंदर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, उन फोर्सेस को क्या कहेंगे बेटा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, उनके अंदर होगी, एल्कीन्स नॉन पोलर, एल्काइंस इन सब के अंदर होती हैं बेटा, ईथर मालिक्यूल्स में होती हैं बेटा, क्योंकि ये सारे नॉन पोलर मालिक्यूल्स है ना। फैक्टर्स को अगर देखें तो जितना साइज ऑफ मालिक्यूल बढ़ेगा इतना स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेगी। साइज ऑफ मालिक्यूल बढ़ने से इंस्टेंटेनियस डाइपोल आसानी से बन जाएगा, और जितनी आसानी से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा इतनी ही आसानी से वो इंड्यूस डाइपोल बनाएगा, और फिर अट्रैक्शन होगी। डन। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वही बात है बेटा अगेन कि डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइज बड़ा होने की वजह से होता है, वो ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी भी बेटा डाउन द ग्रुप यानी साइज की वजह से होती है, पोलराइज इंस्टेंटेनियस या इंड्यूस डाइपोल का बनना, और बेटा ये भी क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्स लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है लास्ट एटॉमिसिटी। बेटा ये देखें, ये एटॉमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा बड़ी आसान, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बनते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल भी बढ़ते हैं। तो जितने इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल ज्यादा बनेंगे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा। डन। नेक्स्ट यहां पे कुछ बेटा है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन हैं। पहली एक्सप्लेनेशन है बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोजन। अगर आप हेलोजन को देखो तो ये है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप अगर गौर से देखें बेटा तो इनका साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। मैं कह सकता हूं साइज और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि बेटा इनके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है इनके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं। यानी सबसे, अब गौर से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे जो ज्यादा, अगर आप गौर से नीचे मुड़ के देखते जाएं तो सबसे जो कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो फ्लोरीन के होंगे और सबसे ज्यादा आयोडीन के होंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसके अंदर सबसे वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डन। नेक्स्ट अगर बेटा देखो ऊपर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैसेस। नीचे आते हुए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं तो ब्रोमीन बन गया बेटा लिक्विड और आयोडीन होता है बेटा सॉलिड। डन। ये भी इसी वजह से है कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं फिजिकल स्टेट क्या होती है? चेंज होती है। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो गैस है ही नहीं या कम है, थोड़ी सी बढ़ी तो लिक्विड, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बेटा सॉलिड। डन। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को देखें बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये होती हैं आपके पास नोबल गैसेस। अगर डाउन द ग्रुप देखें बेटा
तो इनका साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इनका बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज और पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से बेटा इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, स्पेशली जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस हैं, वो क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डन। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड स्टेट ऑफ एल्केन्स। फिजिकल स्टेट बेटा ऑफ एल्केन्स होगा यहाँ पर। चलो जी, मेरे पास है बेटा सबसे पहले मीथेन, फिर है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। इसी तरह आगे जाते जाते हैं बेटा। अगर आप डाउन द ग्रुप देखो तो बेटा इनकी एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी। ये जो इनकी होमोलोगस सीरीज है, मैं कहूंगा कि ऐसे जो मैंने सीरीज बनाई है तो एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है। इसके अंदर बेटा 5 एटम्स हैं, इसके अंदर 8 एटम्स हैं, यहाँ पे 11 एटम्स हैं, यहाँ पे 14 एटम्स हैं, यहाँ पे 17 एटम्स हैं एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे जाते हुए ये जो होमोलोगस सीरीज है एल्केन की, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम भी बढ़ते हैं। तो मतलब है एक से दूसरे में जाते हुए CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 एटम्स बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिसिटी बढ़ती जाती है। जब एटॉमिसिटी बढ़ती है तो बेटा होता क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जैसे ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। और फिर बेटा एक तो ये हो गया कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी बेटा C1 से लेकर C4 तक ये सारे के सारे गैसेस हैं, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक। C5 से लेकर C17 तक ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं। और बेटा C18 और अबव जो हैं बेटा ये सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं। शुरू में वैक्सी सॉलिड्स हैं, बाद में अच्छे खासे सॉलिड्स बन जाएंगे। डन। तो बेटा इस तरह से जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है, गैसेस से सॉलिड्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, और वैसे वैसे इनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन। नेक्स्ट है जी लीनियर और नॉन लीनियर चेन। आपने देखा होगा बेटा एक मेरे पास है एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन को देखें, CH3 CH2 CH2 CH3। एक और बेटा ले लो एन ब्यूटेन, ये ले, ये 2 एन ब्यूटेन है। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन देखें बेटा तो डिग्री ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर के मैं एक आइसोब्यूटेन ले लूं, ये वाला फर्स्ट आइसोब्यूटेन एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड आइसोब्यूटेन। इनके बीच में मैं अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस देखूंगा तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेटा क्या है, इंटरेक्शंस कम है। तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन के ज्यादा होंगे और जो ब्रांच चेन होंगे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। उसकी वाज़ेह वजह है बेटा कि जो स्ट्रेट चेन है उसके अंदर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। यहाँ पे देखे ना, इधर भी इंटरेक्शन हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं, इधर भी इधर भी, जबकि जो आपके पास ब्रांच चेन है उसके अंदर डिग्री ऑफ इंटरेक्शंस क्या है, कम। डन। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक डिटेल लेक्चर भी आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ डेफिनेशन या छोटी 1-2 बातें डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम and lone pair of electron on highly electronegative element। यानी एक lone pair और एक पार्शियली पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे देखें, ये है मेरे पास HF, ये है दूसरा HF, ये है तीसरा HF। अगर गौर से देखें तो कोई H और कोई F अपनी मर्जी से कोई इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल बनाए तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट होंगी वो कौन सी होंगी, LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये है डेटा डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। इन डेल्टा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन अगर गौर से देखें तो मेरे पास हर एक फ्लोरीन एटम के ऊपर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक फ्लोरीन के ऊपर? 3। तो बेटा ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ये H का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये डेल्टा पॉजिटिव H और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा पॉजिटिव H और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स शो स्लाइटली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये होता है कि एक एटम ए है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक एटम बी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन ए इस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ए बी मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर हो गया? लेट से ए के ऊपर पॉजिटिव आ गया, बी के ऊपर नेगेटिव, ए बी मॉलिक्यूल बन गया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो। तो बेटा अब बेटा गौर से देखें, ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे भी देखें तो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, वहां पे सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। फर्क इतना है। तो हम कह सकते हैं कि समहाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। ये बड़ा डायरेक्शनल होता है बेटा, कि किस डायरेक्शन में बनेगा, एक प्रॉपरली ओरिएंटेड होता है, नेटवर्क्स बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड चेन्स बनाता है। अमोनिया के अंदर हो सकता है बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढने की निशानी क्या है बेटा? इधर गौर से देखें, बड़ी आसान सी निशानी है कि एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव H हो एक मॉलिक्यूल का, ये किसी के साथ भी जुड़ा हो सकता है, पूरा मॉलिक्यूल बाकी पोर्शन, और एक तरफ F O और N में से कोई हो जो डेल्टा नेगेटिव हो, और ये भी किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होंगे ऑब्वियसली। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बिल्ड में डोमिनेंट होगी, डेट विल बी आपके, यानी आप कह सकते हैं एक तरफ फून हो और एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव H हो, तो फून और डेल्टा पॉजिटिव H के बीच में FON और डेल्टा पॉजिटिव H के बीच में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डेल्टा पॉजिटिव H के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होंगी, डेट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बड़ी डिटेल से आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर एक पूरा लेक्चर, उसमें हम इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा डिटेल से देखेंगे। डन। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर बेटा देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो सबसे जो ज्यादा जो पावरफुल होती है वो होती है आयन डाइपोल फोर्स। दूसरे नंबर पे होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स, नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, एंड द सबसे जो ज्यादा वीक होती है वो होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। डन। ये है बेटा इनकी डिग्री ऑफ, इनका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ की बात करें तो एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और से देखें कि मैं क्या कहूं, मैं कह सकता हूं कि एक तरफ मैं 20 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा लेता हूं, टग ऑफ वार के बच्चे हैं, यूं समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्टूडेंट है, तो 20 हाइड्रोजन बॉन्ड जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ हो गए, और एक कोवेलेंट बॉन्ड एक तरफ हो गया, और उनके बीच में मैं टग ऑफ वार का एक मैच करवा रहा हूं, एंड द मैच विल गेट टाइट, द रोप विल स्टे इन द मिडल। डन। नेक्स्ट, इस बात को मैंने यहाँ पे इलाबोरेट किया है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कि अगर आप देखें कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को, तो बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 155 किलो जूल पर मोल, और जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 5 to 30 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 20 टाइम्स ज्यादा होती है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। डन। दैट मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपके पास सामने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं, ईमेल में पूछ सकते हैं, आप सुजेस्ट कर सकते हैं हमें ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।